If you want peace, understand the war. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं अर्नव पेश है आपकी खिदमत में वीओआई टॉक्स। आज का एपिसोड बेहद गंभीर मुद्दे पर होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे कि जब भारत अपना आजादी का पर्व मना रहा था तो ऐसा क्या होता है अफगानिस्तान में कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को अफगानिस्तान से ही भागना पड़ता है। क्या वजह है कि काबुल के लोगों ने दूसरे देशों की ओर अपना रुख कर लिया है। तो आइए चर्चा करते हैं इन सारे सनसनी मुद्दों पर आज के हमारे मेहमान, रक्षा मामलों के जानकार पृथ्वी सिंह जी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद अर्नव जी, और मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने अपने YouTube चैनल पे अपने साथ इंटरव्यू देने के लिए बुलाया। स्वागत है आपका। तो सर हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि अफगानिस्तान में इतनी हलचल क्यों है और कैसे वहां पर इतनी बुरी स्थिति पनप गई, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, अफगानिस्तान जो देश है उसको शुरुआत से ही एक ऐसा देश रहा है जहां जिसको कहा जाता है ग्रेव ऑफ एम्पायर, यानी कि जो अफगानिस्तान में जो भी शासक रहे हैं, जो भी वहां पे रूल करना चाहे हैं, उनका जो है वो समाप्त हो गए हैं। एक तरीके से वहां पे रूल नहीं कर पाए हैं ज्यादा समय तक। हम ज्यादा प्राचीन काल में नहीं जाएंगे। प्राचीन काल की बात करें तो एक तरीके से अलेक्जेंडर ने यहाँ पे रूल किया। फिर सिखों के जो राजा थे, महाराजा रणजीत सिंह, उन्होंने रूल किया। और इसके अलावा भी बहुत सारे शासक रहे हैं जिन्होंने रूल किया है, चाहे वो मौर्य अंपायर हो गया, ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान पे जो पकड़ है वो ज्यादा लंबे समय तक वहां पे नहीं बना पाया। इसके बाद हम बात करें तो 19th सेंचुरी की बात करें तो 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश, उन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा करने का कोशिश किया था। उस टाइम यूएसएसआर एक तरीके से माना जाता था कि काफी पावरफुल कंट्री था। तो उसके विरोध में ब्रिटिशर्स थे वो अफगानिस्तान पे कब्जा करना चाहते थे। तो इसी वजह से एंग्लो अफगान वॉर भी होता है 1839 में, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। फिर उसके बाद सेकंड एंग्लो अफगान वॉर होता है। तो यहाँ पे फिर थर्ड एंग्लो अफगान वॉर भी होता है। यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होता है वहां पे अंग्रेजों को हार मिलती है। अफगान के लोगों ने अंग्रेजों को हरा दिया उस टाइम। तो इसके बाद जो है, जो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर में, हालांकि अंग्रेजों ने इस युद्ध को जीत लिया था, लेकिन वहां पे उन्होंने अपने एक पपेट बना दिया। जो वहां का जो राजा था वहां का, उसको अपना एक पपेट बना दिया। और वहां पे डायरेक्ट ब्रिटेन का रूल नहीं रहा, लेकिन उसके एक पपेट कह सकते हैं, उसने रूल किया। इस तरह जब इसके बाद हम लोग देखते हैं तो सोवियत यूनियन, ठीक है। इसके बाद जब हम 20th सेंचुरी में जाते हैं तो यहाँ पे जो दो महाशक्तियां उभर के आती हैं, अमेरिका और यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन, उन दोनों में कोल्ड वॉर पीरियड जो रहता है 1945 के बाद का जो समय होता है, वहां पे देखने को ये मिलता है कि पूरा विश्व जो है वो दो भागों में बट गया होता है। कुछ कंट्रीज अमेरिका के समर्थन में रहते हैं और कुछ कंट्रीज जो है वो यूएसएसआर के समर्थन में जाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान एक बफर स्टेट रहता है। लेकिन फिर देखिए, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान में क्रांति हो जाती है। कम्युनिस्ट
कम्युनिज्म का प्रभाव पड़ता है, वहाँ पे एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनती है जिसमें कुछ समय तक, हालांकि ज्यादा समय तक वो नहीं चल पाता है, लेकिन यहाँ पे 20वीं सदी में कम्युनिज्म का वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार बनती है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट, उनका जो है असैसिनेशन कर दिया जाता है। हालांकि जो असैसिनेट करता है वो भी एक कम्युनिस्ट ही रहता है। अब ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे जो अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी थी वो जो है वो भी दो पार्ट में बट गई होती है। एक का नाम होता है खल्क और दूसरे का नाम परचम होता है। तो इस खल्क और परचम, तो ये दोनों में जो है राइवलरी पैदा हो जाती है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते हैं। एक जो होता है ना सत्ता का लालच, हाँ, वो यहाँ पे पनप जाता है अफगानिस्तान के कम्युनिस्ट लीडर्स में। और जब पहले कम्युनिस्ट लीडर की हत्या होती है उस टाइम सोवियत यूनियन को लगता है कि भाई कम्युनिज्म को खतरा है, ठीक है, तो वो अपनी सेना को अफगानिस्तान के गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए 1979 में इंटरवेन कर देता है अफगानिस्तान में। तो इस दौर से देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अफगानिस्तान में सपोर्ट करने के लिए सोवियत यूनियन की जो आर्मी होती है वो जाती है और वहाँ पे ज्यादातर लगभग 10 सालों तक 1979 से लेके 1989 तक, ठीक है, यूएसएसआर का सपोर्ट रहता है। हालांकि उसके बाद भी 1989 में यूएसएसआर अपनी सेना वापस ले लेता है, अफगानिस्तान से निकाल लेता है, क्योंकि उसके कई सारे रीजंस रहते हैं, जैसे कि यूएसएसआर जो है उसके खुद की इकोनॉमी गिरने लगती है और यूएसएसआर के टुकड़े होने लगते हैं, कई सारी कंट्रीज अलग हो जाती हैं, ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग अफगानिस्तान की तरफ अगर गौर करेंगे तो जो अफगानिस्तान में जब यूएसएसआर की आर्मी आ जाती है तो यानी अमेरिका को देखा नहीं जाता। यही वो दौर होता है जब अमेरिका जो है उस टाइम जो वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं जिमी कार्टर, वो एक तरीके से समर्थन करते हैं अफगानिस्तान में एक क्रांति लाने के लिए या सत्ता पलट करने के लिए यूएसए के, ताकि सोवियत यूनियन का जो अधिकार वहां पे बढ़ता जा रहा था, प्रभाव बढ़ता जा रहा था, वो हट सके। इसलिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं जिमी कार्टर, वो वहां पे इलीगल तरीके से वहां पे वेपन्स और पैसों का सप्लाई करते हैं। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यूएसएसआर को हटा के अपना परचम लहराना चाहता था और वो क्योंकि कोल्ड वॉर पीरियड चल रहा था जिसमें जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है जो अमेरिका और यूएसएसआर जो था वो दोनों डायरेक्ट ना लड़के आपस में युद्ध ना करके वो एक कह सकते हैं कि तीसरे देश के कंधे पे बंदूक रख के अपना काम कर रहे थे, ठीक है, चाहे वो वियतनाम हो गया, चाहे वो कोरिया हो गया, या फिर हो गया अफगानिस्तान, ठीक है। तो इस तरीके का माहौल बना था। तो अमेरिका ने यहाँ पे मुजाहिदीन को बहुत सारे हथियार और बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, जैसे पैसे का सप्लाई किया इलीगल, और मतलब इकोनॉमिक सपोर्ट दिया, वेपन सपोर्ट दिया, ठीक है। तो ये एक तरीके से वहां पे कॉन्फ्लिक्ट का जो शुरुआत होता है वो होता है। और जो वहाँ की मुजाहिदीन थी, जो वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को का विरोध करती थी, ये वहां पे शुरुआत हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो इसके बाद की जो कहानी है 1992 तक सोवियत यूनियन का तो सपोर्ट रहता है अफगानिस्तान को, और वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो काफी तक अच्छा काम करती है। लेकिन इसके बाद जो है 1992 में
अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो जाता है जो 1996 तक चलता है। और यहाँ पे जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट होती है और इसके अपोजिशन में मुजाहिदीन जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा होता है, वो दोनों आमने सामने होते हैं। मतलब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और अमेरिका जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा था मुजाहिदीन और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट वर्सेस मोड में आ जाती है। हाँ। तो यहाँ पे जो अफगानिस्तान की जो भी वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो वहाँ पे हारती है और मुजाहिदीन का जो है अफगानिस्तान पे कब्जा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहली बार इस्लामिक मुजाहिदीन जो होता है, जो इस्लामिक पार्टी एक तरीके से कह सकते हैं या इस्लामिक विचारधारा को फॉलो करने वाला होता है या फिर शरिया को लागू कराने की जो मांग करता है, ठीक है, वो वहाँ पे टेक ओवर कर लेता है। और उसके बाद 1996 से लेकर 2001 तक जो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट होती है इस दौर में 1996 से लेकर 2001 तक, यानी 1996 से लेकर 2001 तक जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट होती है वो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान बनती है। ठीक है। तो यहाँ पे 2001 में फिर ऐसी घटना हो जाती है। ठीक है। होता कुछ यूं है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पे अलकायदा का हाथ माना जाता है, इस अटैक को करा दिया जाता है। ठीक है। इसके पीछे अलकायदा का हाथ रहता है, जो एक 9/11 नाम से चर्चित घटना है जिसने पूरे अमेरिका के साथ साथ पूरे विश्व को प्रभावित कर दिया था और हिला के रख दिया था। तो इसके बाद ही अमेरिका की आंखें खुलती हैं और यहाँ पे अमेरिका जो है वॉर ऑन टेरर नाम से एक मुहिम चला देता है और जिसको कहा जाता है ऑपरेशन साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। तो अमेरिका को खबर मिलती है खुफिया एजेंसी से कि अमेरिका जो अलकायदा जो इस घटना के पीछे का जो सरगना होता है या जिसका हाथ होता है, अलकायदा का जो लिंक है वो अफगानिस्तान में भी है। और यहाँ पे वही होता है कि फिर अमेरिका जो है 2001 में यूनाइटेड नेशंस से एक रिजोल्यूशन पास कराता है और वहाँ पे ISAF यानी इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स को अफगानिस्तान में भेजती है। ठीक है। जहाँ पे 2001 से अमेरिका क्या करता है कि जो जितने भी टेरर कैंप्स होते हैं जो संदिग्ध पाए जाते हैं उस पर एयर बॉम्बिंग करा दी जाती है और उस पर हमले करा दिए जाते हैं। ठीक है। और अमेरिका का मकसद ये होता है कि वहाँ पे अब डेमोक्रेटिक सरकार बने और वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे थे, ठीक है, वो खत्म हो पाए। हालांकि सिर्फ यही मकसद नहीं होता है अमेरिका का। अमेरिका का जैसे इस लड़ाई को हम लोग देख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक विचारधारा की लड़ाई थी और दूसरी लड़ाई जो थी वो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट की लड़ाई थी। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे एक नया मोड़ लेता है कि 2001 से अमेरिका की सेना लगभग 20 सालों तक, आज 2021 है, तो 2001 से लेकर 2021 तक अमेरिका के समर्थन से जो वहाँ पे डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट रहती है वो चलती है अफगानिस्तान में चलती है अमेरिका के समर्थन से। एक तरीके से कह सकते हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला प्रदान कर रखा था जिसकी वजह से अभी तक जो है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट चल रही है। लेकिन इस बीच जो है वो तालिबान से लड़ता तो है, लेकिन जो उसका मकसद होता है तालिबान को खत्म करने का वो नहीं पूरा हो पाता। ठीक है। तो बेसिकली तालिबान की शुरुआत कैसे होती है? तालिबान देखिए मुजाहिदीन से ही एक तरीके से कहा जा सकता है, जो अफगानिस्तान का जो मुजाहिदीन था। नहीं, हमारा अगला क्वेश्चन भी यही था कि तालिबान क्या है और तालिबानियों का मकसद क्या होता है? तालिबान देखिए, तालिबान की जो शुरुआत है वो 20th सेंचुरी से ही हो जाती है। जो तालिबान की शुरुआत है वो 1996 में जो
गवर्नमेंट बनती है अफगानिस्तान में, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और तालिबान का जो फाउंडर होते हैं, वो उसका नाम होता है मुल्ला उमर। ठीक है, मुल्ला उमर जो स्टार्टिंग में मुजाहिदीन के साथ काम करता है और बाद में कुछ उसका अलग अपना टारगेट होते हैं, उसका टारगेट होता है, गोल्स होते हैं उसके। जैसे इसमें क्या होता है कि एक पश्तून नेशनलिज्म की बात करता है तालिबान। जैसे कि अफगानिस्तान की जब आप पॉपुलेशन को देखेंगे तो उसमें जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है, जो अधिक मात्रा में जो आबादी है वो है पश्तून्स की। पश्तून्स को पठान भी कहा जा सकता है। ठीक है, आई थिंक 53% के लगभग जो है पश्तून्स वहाँ पे है। पश्तून की आबादी पाकिस्तान में भी है। तो यहाँ पे जो तालिबान है वो पश्तून नेशनलिज्म को, इस्लामिक शरिया को तो वो लागू कराना चाहता ही है। अफगानिस्तान में पश्तून्स के अलावा भी जो आबादी है वो ताजिक की है, उज़्बेक की है, तुर्कमन्स की है। तो ये सारी जो हज़ारा मुस्लिम्स की भी है, ये सारी पॉपुलेशन मिला के पूरे अफगानिस्तान में रहती है, लेकिन अधिकतर जो है पश्तून्स ही रहते हैं। तो एक तरीके से पश्तून नेशनलिज्म को बढ़ावा देता है तालिबान, और ये जो कंजर्वेटिव इस्लामिक जो रूल है शरिया, उसको मनवाने का यहाँ पे प्रयास करता है। तो तालिबान का जैसे जो फाउंडर है वो उमर, जैसा कि मैंने बताया मुल्ला उमर, वो उसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि जब इस्लामिक पार्टी में अंतर्भेद हो जाता है तो ये जो है बेसिकली पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ता है और वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स को लेके अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तालिबान। बेसिकली तालिबान का जो पश्तून में मतलब होता है, पश्तून वर्ड है तालिबान, इसका जो मतलब होता है वो होता है स्टूडेंट, यानी विद्यार्थी। ठीक है, तो ये एक तरीके से अपने आप को इस्लाम का जो है विद्यार्थी मानते हैं और शिष्य मानते हैं, और जो कंजर्वेटिव सोच वाले जो ये नियम कानून है उसको लागू कराते सकते हैं। तो इस तरीके से तालिबान का एक को फाउंडर भी रहा जो उसके साथ में इसको फाउंड किया था, तालिबान को बनाने में हेल्प किया था, जिसका नाम था अब्दुल गनी बरादर। तो अफगानिस्तान में तालिबान की शुरुआत कैसे हुई, तालिबान क्या है, इन सारे मुद्दों पर हमारे सर ने बहुत डिटेल में बता दिया आप सभी को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल ये है सर कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के लोग क्यों काबुल से मूव ऑन कर रहे हैं, क्यों वो काबुल को छोड़कर इधर उधर भागने के फिराक में। देखिए, जो सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा है वो ये है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ठीक है, जैसे तालिबान के आते ही, इससे पहले भी 90% जो रीजन है उस पर कब्जा कर रखा था तालिबान। तालिबान जो है यहाँ पे सबसे एक तरीके से कट्टरपंथी माना जाता है। ठीक है, वो इस्लाम के जो कंजर्वेटिव कानून हैं, रूल्स हैं, उसको मनवाने की कोशिश करता है, और यहाँ पे इसकी वजह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है और ह्यूमैनिटेरियन लॉज की धज्जियां उड़ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि शरिया जो कानून है उसको फॉलो कराता है। शरिया में ऐसा है कि भाई जो मुस्लिम्स हैं उनको बड़ी दाढ़ी रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्लीन शेव नहीं कर सकते हैं, या जो औरतें हैं वहाँ की वो उन्हें बुर्का पहनना पड़ेगा, और पढ़ाई का अधिकार नहीं उन्हें। हाँ, 10 साल की जो बच्चियां हैं 10 साल तक की जो भी शिक्षा देनी है दिया जाता है, उसके बाद उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है। और किसी महिला को अगर बाहर जाना है तो वो किसी मेल साथी के साथ ही जा सकती है, वो अकेले नहीं जा सकती है। ये सारे, और जो महिलाओं सबसे ज्यादा जो वायलेट होता है वो महिलाओं के अधिकार यहाँ पे वायलेशन। जैसे यहाँ पे पढ़ने लिखने का तो अधिकार बिल्कुल भी नहीं रहेगा, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं रहेगा, जॉब महिलाएं नहीं कर सकती कहीं भी,
और साथ ही साथ जैसे किसी मेल डॉक्टर को नहीं दिखा सकती, इलाज नहीं करा सकती। इस तरह की पाबंदियां जो है वो तालिबान लगाने की कोशिश करेगा। और साथ ही साथ ये कारण है, बहुत बड़ा कारण है, जो लोग हैं जो डेमोक्रेटिक थे वहां पे, या फिर जो सरकार के समर्थक रहे हैं, या फिर मतलब लोकतांत्रिक सरकार के पक्ष में थे, उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं टारगेट किया जाएगा। इसलिए वो लोग भी जो है देश छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और सर, काबुल के लोगों ने अपने चलते कदमों को भारत की दिशा में कर लिया, तो आपकी क्या राय है? क्या भारत को उन लोगों को शरण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जो वहां से आ रहे हैं लोग, क्या भारत को उन लोगों को शरण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक अफगानिस्तान के लोग भारत में आ रहे हैं, ठीक है, ये एक तरीके से समस्या है भारत के लिए, क्योंकि जो ऑलरेडी जो है भारत में लगभग 2.5 लाख यानी 2.5 लाख के करीब जो है रिफ्यूजीज ऑलरेडी इंडिया में हैं। और जो शरणार्थियों की समस्या है वो एक तरीके से बहुत एक गंभीर समस्या है भारत के लिए। हाँ। तो इस समय और शरणार्थियों को यहाँ पे जगह देना भारत के लिए यहाँ पे गंभीर समस्या है। तो सर, आपके अनुसार अफगानिस्तान के लोगों को भारत में असाइलम नहीं देना चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अफगानिस्तान के बहुत सारे छात्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जगहों पे। तो उनकी भी जो यहाँ पे उनकी भी जो मांग है वो ये है कि यहाँ का जो वीज़ा है उसको और उसका डेट बढ़ा दिया जाए। तो ऑलरेडी यहाँ पे अफगानिस्तान छात्रों को एक तरीके से उसकी समस्या है। और सर, सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया है, तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले महीने जुलाई में जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन से पूछा गया कि क्या तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेगा, ठीक है, तो जो बिडेन ने कहा था कि नहीं, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और ऐसा नहीं होगा। लेकिन अमेरिका की भी जो खुफिया एजेंसीज हैं उससे ये रिपोर्ट आ रही थी कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी जो है वो है कि तालिबान जो है अमेरिका की सेना के हटते ही ओवरटेक कर लेगा, ठीक है। और अमेरिका के जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो भी कह रहे थे और कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो बिडेन ने जब अमेरिकन सेना की वापसी की तभी से तालिबान जो है आक्रामक हो गया था और लगभग अफगानिस्तान के लगभग मैक्सिमम स्टेट्स पे कब्जा जमा लिया था। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे हैं अभी जो, वो अशरफ गनी अहमदज़ई वहां से भाग जाते हैं, ठीक है, वो भाग जाते हैं। ऐसा कहा सुनने में आ रहा है, सूत्रों से खबर मिल रही है कि लगभग 4 कार में पैसे भर के और हेलीकॉप्टर से फरार हो गए हैं, ठीक है। ऐसे में क्या है कि जो बिडेन का कहना था कि अफगानिस्तान के पास 3 लाख सैनिकों की ट्रूप है, अफगानिस्तान ट्रूप है, जो लगभग 85,000 के तालिबान के सैनिकों की मुकाबला कर सकता है, ठीक है, आसानी से उसको हरा सकता है तालिबान को। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो राष्ट्रपति हैं वही जब लड़ाई में आगे नहीं आते हैं ना, तो ऐसे में कौन मदद करे, ठीक है। यही समस्या है कि जैसा कि आप पूछ रहे थे, तो जब ऐसी स्थिति बन जाती है कि जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ही फरार हो जाते हैं, तो ऐसे में तालिबान जो है वो काबुल में अपनी सेना लेके पहुंच जाता है और जो अफगानिस्तान की राष्ट्रपति भवन है उस पर कब्जा आसानी से कर लेता है। और हमारा अगला सवाल है कि
अफगानिस्तान में इंडियन एम्बेसी के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया। तो आपको क्या लगता है कि तालिबानों का अगला हमला या फिर अगला चढ़ाव भारत की तरफ है? देखिए क्या है ना कि जो अफगानिस्तान में तालिबान की जो सरकार अगर बनती है तो जाहिर सी बात है इसमें उसके जो पड़ोसी देश हैं उस पे जरूर खतरा आएगा, ठीक है। क्योंकि जो इंडिया ने बेसिकली अगर कहा जाए तो $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में कर रखा है, जो कि रोड्स बनवाने में और जो जो भी ट्रेड की सुविधाएं जो देने में, ट्रेड प्रोजेक्ट्स जो है वो देने में $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और अफगानिस्तान एक तरीके से स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है, हाँ, ठीक है, जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तालिबान के ओवरटेक करने से यहाँ पे भारत को भी नुकसान होने वाला है और जैसा कि पाकिस्तान को भी एज वेल एज नुकसान होगा यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान में भी पश्तून्स हैं और पश्तून्स को लेके जो डूरन लाइन है, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरन लाइन खींच रखी थी, उसको अफगानिस्तान नहीं मानता है। तो जाहिर सी बात है कि अगला नंबर जो है वो पाकिस्तान का ही आएगा। तालिबान जो है उस पर कैप्चर करने की कोशिश करेगा। साथ ही में भारत पे भी बहुत सारे जो भारतीय हित हैं अफगानिस्तान से वो यहाँ पे कहीं ना कहीं खतरे में नजर आते हैं। तो $3 बिलियन का जो पूरा जैसे चाबहार वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा था, चाबहार बंदरगाह जो था, उसमें भारत का इन्वेस्टमेंट था, या फिर अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम जो था वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे जो भारत के हित हैं अफगानिस्तान में वो खतरे में पड़ जाते हैं। मतलब इनडायरेक्टली हमें ज्यादा खतरा है, कह सकते हैं इनडायरेक्टली हमें भारत को ज्यादा खतरा है। जैसा कि भारत ने 2011 में इंडिया अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत जो है अफगानिस्तान में बहुत सारे स्कूल्स बनवाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनवाने के लिए, या फिर जितने भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हित के लिए, सपोर्ट के लिए जो काम करवाए थे, जो इन्वेस्टमेंट किया था, वो यहाँ पे एकदम वेस्ट हो जाने वाला है। और जैसा कि 2020 में भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी कहा था कि अफगानिस्तान के जो उन सब में भारत का कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट है या फिर उसमें कुछ ना कुछ हित है भारत का, ठीक है। कोई भी इसका, अफगानिस्तान का कोई भी राज्य ऐसा नहीं रहा है जो भारत से अनछुआ। तो ऐसे में भी हम लोग कह सकते हैं कि भारत का यहाँ पे काफी नुकसान होने वाला है तालिबान के ओवरटेक में। तो ठीक है। और सर ऐसा माना जा रहा है कि ये सारा जो माहौल उत्पन्न हुआ है अफगानिस्तान में, ये अमेरिका के सैनिकों को वापस ले जाने की वजह से। जी बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, ये काफी हद तक सही भी है। हाँ। क्योंकि अमेरिकी सेना की वापसी एक तरीके से पावर वैक्यूम क्रिएट करती है। जो पावर वैक्यूम को भरने का काम जो है वो तालिबान कर दिया है, तालिबान ने किया है, ठीक है। तो ये पावर वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है, हाँ, उसको तालिबान ने यहाँ पे फिल किया है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, या अमेरिका की पहली बार ये गलती नहीं है, ठीक है। अमेरिका के जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, उनका भी ये मानना है कि ये जो अमेरिकी वापसी है 20 सालों के बाद अफगानिस्तान से, वो बिल्कुल वियतनाम वॉर में जो अमेरिकी सेना की वापसी हुई थी वही इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। और ऐसा कहना उचित भी है, क्योंकि जब 1955 में अमेरिका ने वियतनाम में इंटरवेन किया था, और जब 1975 में जब वहां से वियतनाम से अमेरिका वापस जाता है, तो भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि साउथ वियतनाम में नॉर्थ वियतनाम की जो सेना होती है वो कैप्चर कर लेती है, ठीक है। तो वही स्थिति सेम यहाँ पे भी उत्पन्न दिख रही है कि जो पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया था अमेरिकी सेना के वापस जाने से,
उसको तालिबान ने यहाँ पे फिल कर दिया है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान की एक पत्रकार जिनका नाम अनीशा शहीद है, वे अभी तक अफगानिस्तान में पत्रकारिता कर रही हैं। उन पे बहुत सारे हमले भी किए गए, लेकिन इन सारे हमलों के बावजूद भी उन्होंने अपने पत्रकारिता को जारी रखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या भविष्य में भी वो अपने पत्रकारिता को जारी रख पाएंगी? और सर आपसे मेरा सवाल है कि इन सारी घटनाओं के बाद, इन सारे मामलों के बाद अफगानिस्तान का क्या फ्यूचर होगा? देखिए अनुज जी, किसी से छुपा नहीं हुआ है कि अफगानिस्तान की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं वो जाहिर सी बात है बढ़ेगा। जैसा कि आपने अभी वो जर्नलिस्ट वाला एग्जाम्पल लिया था, 2001 के बाद से लगभग दर्जनों पत्रकारों पे तालिबान द्वारा हमला किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि जो तालिबान है वो बहुत ही कट्टरता से गैर इस्लामिक जो भी गतिविधियां हैं उन पर रोक लगाने का कोशिश करता है। और आगे भी फ्यूचर में अगर तालिबान की सरकार बनती है तो ना ही सिर्फ अफगानिस्तान के नागरिकों को यहाँ पे समस्या होगी, ह्यूमन राइट्स का बड़े तौर पे वायलेशन होगा, साथ ही जो अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं और भारत हमारे देश को भी बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। मतलब आपके अनुसार फ्यूचर में अफगानिस्तान का फ्यूचर तो खराब होने वाला है जी, अगर तालिबान की सरकार वहाँ पे क्या बनती है तो वहाँ का फ्यूचर तो खराब होगा ही, साथ साथ जो पड़ोसी देश है उनका भी फ्यूचर वो लोग ले भी देंगे। तो सर आपसे बात करके हमें बेहद खुशी हुई और इसी वीडियो में हमने सारे मुद्दों पर चर्चा कर ली। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही डिटेल में सारी चीजों के बारे में समझा दिया और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी इन सारी चीजों के बारे में समझ में आ गया होगा। क्या है अफगानिस्तान की समस्या, क्या है तालिबान और तालिबान की शुरुआत कहां से हुई, इन सारे मुद्दों के बारे में हमारे सर ने बताया और आपने सुना। और सर आप अंत में क्या कहना चाहेंगे? अनुज जी, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आपने मुझे इस विषय पे बोलने का और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का अवसर दिया। हाँ। और मैं रेगुलर आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ, चाहे वो कलिंग वॉर हो गया या फिर कोई भी आपकी जो वीडियोस आती रहती हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, और जो सोशल मुद्दे हैं, पॉलिटिकल मुद्दे हैं, उस पर जो वीडियोस आती रहती हैं आपकी काफ़ी अच्छी होती है। और मैं कहना चाहूँगा कि अर्नब जी के जो चैनल है अर्नब VOI, उसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर। ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे बहुत सारे लोग आ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, तो अर्नब जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही किसी विषय पर चर्चा के लिए आप बुलाएंगे और मैं अपनी बात रख पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप देख रहे थे VOI टॉक्स। आज के हमारे मेहमान के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।